नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इसमें ट्रैप हो चुके हैं या फिर इसमें बाइंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्यों खास है? इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आखिर ये स्टॉक इतना लंबा करेक्शन क्यों कर रहा है एंड इतना बड़ा फॉल काफी टाइम से क्यों हो रहा है। दूसरी चीज, क्या ये फंडामेंटली अब कंपनी स्ट्रांग है या फिर नहीं है, क्यों इसे बड़े प्लेयर ऊपर नहीं लेके जा पा रहे। और दूसरी चीज, एज पर टेक्निकल बेसिस क्या इसका रिवर्सल आ चुका है या फिर अभी समय है स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और कर लेनी चाहिए। तो आइए समझते हैं सारी चीजों को A to Z। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका फंडामेंटल। तो दोस्तों प्रमोटर के ऊपर आते हैं और प्रमोटर होता है ऐसा शख्स जिसको कंपनी की अंदर की बात पता होती है। इसकी होल्डिंग 50% से अबव तो समझ लो सोने पे सुहागा। तो इसकी होल्डिंग देखो, सबसे पहले 74% की है और 74.65 और इससे ज्यादा ये कर भी नहीं पाएगा क्योंकि 75% से ज्यादा प्रमोटर रख भी नहीं सकता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग आ गई आपकी 1 लाख, यानी कि ये पूरा भरोसा करके चल रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं F5 की। तो F5 की अगर हम बात करें यहां पर तो इनकी होल्डिंग देखिए डगमगाई हुई है, कभी ले रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी ले रहे हैं, कभी बेच रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि F5 भी यहां पर अब खरीदना शुरू हो चुके हैं। तो क्या वजह निकल कर आ रही है? देखिए जब F5 खरीदना शुरू होते हैं ना, पहले ये बेच रहे थे, अब ये दोबारा से खरीदना शुरू हो चुके हैं। तो एक और पॉजिटिव चीज है, जब भी F5 किसी स्टॉक में खरीदते हैं भैया उसको चलना ही चलना है। और यहाँ पे होल्डिंग बहुत अच्छी यहां पर ये बैठा के बैठे हुए हैं, मतलब लेकर बैठे हुए हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी एक पॉजिटिव चीज जो है वो देखने को। सो गाइज यहाँ पर ये बहुत अच्छा है कि अब प्रमोटर के अलावा जो F5 हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर दूसरी बात करते हैं DIs भी बहुत रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। तो इनकी भी होल्डिंग लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। दोस्तों पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक कौन है? पब्लिक है हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर। इनके पास सिर्फ और सिर्फ 8% की होल्डिंग है। तो यानी कि जो नुकसान हो रहा है, जो इतना स्टॉक गिर रहा है, कहीं ना कहीं DIs F5 प्रमोटर ही इसको लेके बैठे हुए हैं और इनकी ही गेम जो है वो अंदर की चल रही है कि कहीं ना कहीं पब्लिक से माल जो है वो छीना जाए। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जिस स्टॉक में F5 DIs प्रमोटर की इतनी ज्यादा होल्डिंग होती है और पब्लिक की होल्डिंग बड़ी कम होती है, ध्यान रखिए उस कंपनी का डूबना बड़ा मुश्किल होता है। कोई वजह हो जाए ना कि भाई कोई बैड न्यूज आ जाए, बहुत ही बुरी खबर आ जाए, उस केस में वो कंपनी डूब सकती है। अदरवाइज ये कभी भी इसको डूबने नहीं देते। ये बहुत रिसर्च करके किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों एज पर प्रमोटर होल्डिंग इस स्टॉक में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यार हम कभी भी प्रमोटर F5 DIs पब्लिक को देखकर भी बाइंग नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसके फंडामेंटल। तो अब हम चलते हैं उसके ऊपर। तो हमारा पहला स्टेप ये क्लियर होता है कि भैया प्रमोटर F5 DIs बैठे हुए हैं, मैं भी लेकर बैठूंगा, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऊपर की तरफ ट्रैप हूं तो मैं नीचे की तरफ एवरेज करने के लिए रेडी हो जाऊं और खरीदने के लिए जो है बैठा रहूं। ठीक है, एवरेज कहां करनी है वो भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए ये तो क्लियर हो गया कि बड़े प्लेयर इसमें बैठे हुए हैं। अब हम इसमें बात करते हैं क्या म्यूचुअल फंड है। तो यहां पर देख लो 7% से ज्यादा तो म्यूचुअल फंड भी इसमें लेकर बैठा हुआ है, ये बात भूलिएगा बिल्कुल भी मत। चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर इसकी इनकम स्टेटमेंट की। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट में अगर हम चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू इसका ग्रो कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पर रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। देखिए कंपनी में रेवेन्यू क्या होता है? एक सेल्स, कंपनी का लेन देन, कैश फ्लो कितना हो रहा है, बहुत अच्छा कैश फ्लो हो रहा है। तो इसमें भी घबराने की हमें जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। कर्जे की बात कर लेते हैं तो कंपनी के ऊपर कर्जा तो ना के बराबर है। तो दोस्तों एज पर फंडामेंटल जो अभी चीजें देखी है ना हमने नॉर्मल ऊपर से, ये भी बहुत अच्छी हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार एक बंदा होता है ना, वो काम कर रहा है मार्केट में, अपने गुड्स परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है ना। अब देखो यार इनका बिजनेस तो बढ़ रहा है, सेल भी अच्छी कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी अच्छा कर रहे हैं, बट स्टॉक गिरता जा रहा है। तो अभी तक हमें वो वजह पता नहीं चली है, वो वजह मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तक मैं आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपके एक एक करके पॉइंट जो है ना वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो भाई ओके है। अच्छा इसके अलावा ना कैश फ्लो होता है। चलो कंपनी क्या सेल्स भी जनरेट कर पा रही है, कैश फ्लो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। देखो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रॉफिट वाकई में कैश में उनको मिल भी रहा है या उधार ही चली जा रहा है, कंपनी को पैसा आ ही नहीं रहा बड़े टाइम से, है ना।
तो देखो भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 2630 करोड़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट भी किया, फाइनेंस एक्टिविटी में भी पैसा लगा रहे हैं, 112 का नेट कैश फ्लो भी है, तो भैया कंपनी के पास कैश भी आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हमें दिख रही। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा अब हम चलते हैं सीधा सीधा बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है, और बैलेंस शीट भी कंसोलिडेशन बेसिस पे देखेंगे। दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस 15,383 करोड़ का है और ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल में देखिए, इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 624 की थी, 648 की है, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी शेयर कैपिटल भी नहीं है। अच्छा, इनके ऊपर कर्जा देखो, जीरो, लॉन्ग टर्म बोरिंग का कोई कर्जा ही नहीं, अपने पैसे से ही काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, कुछ भी नहीं लेके रखा। ये कुछ देनदारी है, इन्होंने गुड्स परचेज किए होंगे या सर्विस ली होगी, उसका पैसा इन्होंने देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं नीचे कि इनका कोई पैसा फंसा है, शॉर्ट प्रोविजन है, ये पैसा होता है कि भैया इन्होंने उधार वगैरह दिया होगा, वापस आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं इनके पास जो पैसा आने वाला है। देखो भैया करंट इन्वेस्टमेंट 202 करोड़, इन्वेंट्री होता है इनके स्टॉक वगैरह जो इनके पास पड़े होंगे, प्रोडक्ट पड़े होंगे 3243 करोड़, ट्रेड रिसीवेबल जो इनको पैसा आना है, इन्होंने आगे उधार पे दिया होगा वो है, इसके अलावा भी कैश इनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, अदर करंट एसेट भी है। तो भैया अभी तक जो चीजें चेक की वो है कैश, सीधी सी बात, मैं बोलूंगा कैश रिच कंपनी है, कोई फंडामेंटल के बेसिस पे दिक्कत हमें नहीं देखने को मिल रही, कोई प्रॉब्लम हम बोलें कि भैया इनको बैकएंड पे देखने को मिल रही है, कोई फंडामेंटल फंडिंग नहीं है, उधार है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, प्रमोटर के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। तो जाने कि हमें फंडामेंटल इसके ऊपर कोई एक टिप्पणी करना गलत होगा कि भैया ये अच्छी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। बात करते हैं टेक्निकल। दोस्तों मैं टेक्निकल बेसिस पे सिंपल सी आपको ना एक बात बताना चाहूंगा, हर एक स्टॉक का एक बिहेवियर होता है, जब स्टॉक चलता है तो वो गिरता भी है, गिरता है तो चढ़ता भी है। मैं आपको इसका बिहेवियर बताता हूं, जब भी ये स्टॉक गिरता है ज्यादातर 33% के करीब गिरता है। देखो 33% गिरा, उसके बाद ये दोबारा ऊपर चढ़ा, फिर से एक कंसोलिडेशन हुई और गिरावट देखने को मिली नियर अराउंड 32-33%। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसके बाद देखो यहां पर दोबारा से ये कंसोलिडेशन हुई है, बट यहां से जो गिरावट आई वो कितनी गिरावट आई, 20% की, यानी कि इसकी हैबिट कितनी थी, 33%, बट इसने जो गिरावट दी वो 20.75 की दी, यानी कि 12% की इसने गिरावट नहीं दी। बहुत सारे लोग बैठे होंगे कहीं ना कहीं कि भैया ये 33% गिरेगा, हम इसको खरीदेंगे, कहीं ना कहीं वो लोग यहां पर रह गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब दोबारा से जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है तो यहां पर एक चीज नोटिस करो, कितना गिरा है, 46%। अब आप बोलोगे अभी तो आपने बोला 33% गिरता है, अब 46%। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया कि 33% गिरता है, बट जो लास्ट करेक्शन आई थी वो कितनी आई, 20.75 की, तो कुल मिला के 12.25% की करेक्शन नहीं आई, बट इस बार कितना गिर चुका है, 46%। तो कुल मिला के अगर 46 माइनस हम 12 कर दें तो पीछे बचता है 34, यानी कि ये जो करेक्शन कहीं ना कहीं है ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है कि ये बहुत बड़ी करेक्शन है, ये करेक्शन पहले आनी चाहिए थी जो कि अब आ रही है, और ये एक कंसोलिडेशन फेज है जो कि इसके अंदर चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट भी आया है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये रीटेस्ट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेकआउट को फेल करते हैं तो 3304 के नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो ध्यान रखिए 3304 के नीचे भैया हम इसको एवरेज करने के लिए रेडी रहेंगे, जिसमें 2522 का लेवल भी रहेगा। अब आप बोलोगे यहां पे गिरा तो फिर 2522 जाएगा, जी हां जाएगा, बट हमें पता है फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो हम बाइंग करेंगे, हम एवरेज करेंगे अगर हम ऊपर ट्रैप हो चुके हैं। बट अगर हम ऊपर की तरफ ट्रैप नहीं है तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, हम 3304 के नीचे वेट करेंगे कि कंसोलिडेशन करने के बाद क्या दोबारा कोई ब्रेकआउट आ रहा है, और अगर ब्रेकआउट आने के बाद 3304 के ऊपर दोबारा ट्रेड करना शुरू कर दे तो हम इसमें चढ़ जाएंगे और टारगेट होगा 4452 का, और उसके बाद हो सकता है सब लोगों को नीचे की तरफ बाहर निकाल के ये ऊपर भी निकल जाए। और बड़ी बार स्टॉक ऐसा करता भी है, इस बात को भूलिएगा मत, बड़ी बार ऐसा होता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ भी भागा है। यहां पर आप देख सकते हो ये एक ब्रेकआउट आया था, नीचे की तरफ दिखा के ऊपर की तरफ निकल गया। आप यहां पर देख सकते हो ये एक ब्रेकआउट आया, नीचे की तरफ दिखा के ऊपर की तरफ निकल गया। तो बड़ी बार स्टॉक ऐसा करते हैं,
फिलहाल के लिए जितनी सारी चीजें देखी हैं, मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में घबराने की जरूरत है। बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी एक कंसोलिडेशन चल रही है और बहुत बार स्टॉक 5-5 साल भी कंसोलिडेशन करते हैं, बहुत बार 2 साल भी करते हैं, 3 साल भी करते हैं, और उसके बाद जब वो चलना शुरू होते हैं तो बहुत अच्छा है। ऊपर की तरफ 4452 का लेवल है, अगर इसके ऊपर 2-3 महीने 1-2 हफ्ता सस्टेन करता है तो हमें अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। नीचे की तरफ 3304 है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 2522 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। बट पॉसिबिलिटी यहां तक मैं मानता हूं 3304 के नीचे सिर्फ एक ट्रैप बनाया जाएगा सेलर के लिए और बायर को बाहर निकालने के लिए। मुझे लगता है कि इसमें एवरेज करना सही रहेगा, घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है। और आपको बता दूं, अगर आपने हमारे नए चैनल मनी मेकर को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, 17वीं वीडियो आ चुकी है, आप लोग सीख सकते हैं बिल्कुल टेक्निकल फ्री ऑफ कॉस्ट इन 17 वीडियोस के अंदर। बाकी दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।